तो मिडल ईस्ट में आग लग चुकी है और ये आग अब पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। आसमान से हमले हो रहे हैं और ये डर अब सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। और देखिए, ये सब कितना पर्सनल हो जाता है जब जंग दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों तक पहुंच जाती है। ये एक चश्मदीद का बयान है जो हमें बताता है कि चाहे कोई सैनिक हो या आम नागरिक, इस आग की पहुंच से कोई भी महफूज नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर वो क्या हुआ जिसने पूरे मिडल ईस्ट को इस आग में झोंक दिया? चलिए समझते हैं। देखिए, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जबरदस्त हमला किया जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप ही खत्म हो गई। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ईरान का जवाब सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुका, नहीं, उन्होंने तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर हमला, दुबई के होटल्स और एयरपोर्ट्स पर हमला, यहाँ तक कि कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी भी नहीं बची। ये साफ हो गया था कि ये लड़ाई अब किसी एक सरहद में नहीं बंधने वाली। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अपने टॉप लीडर के बिना एक तरह से कमजोर दिख रहा ईरान आखिर इतनी तबाही मचा कैसे रहा है? उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत ही कैलकुलेटेड है। ये 3 हिस्सों में काम करती है और इसका मकसद साफ है, अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। तो स्ट्रैटेजी का जो पहला हिस्सा है वो एकदम सीधा और साफ है। दुश्मन को सजा दो, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधा हमला करो। इससे अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का खतरा बढ़ता है, जो किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिरदर्द होता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, इकोनॉमी को ही हथियार बना दो। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और इसका असर वो तो फौरन देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें एक ही झटके में 13% तक बढ़ गई और दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया। और फिर आता है तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, आम लोगों को निशाना बनाना। दुबई जैसे बिजनेस हब पर हमला करके ईरान अमेरिका के अमीर सहयोगी देशों पर यह दबाव बना रहा है कि वो अमेरिका से कहें कि भाई ये जंग बंद करो। पर सवाल वही है, ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है जब उसका सेंट्रल कमांड ही नहीं रहा? इसका जवाब उनकी एक खास मिलिट्री डॉक्ट्रिन में छुपा है। इसको कहते हैं मोज़ेक डिफेंस। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक मोज़ेक होता है ना, छोटी छोटी टाइलों से बना हुआ, वैसे ही पूरे देश को 31 छोटी छोटी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम लड़ाकू यूनिट्स में बांट दिया गया है। तो अगर आप सेंटर यानी तेहरान को तबाह भी कर दें तो वे बाकी यूनिट्स अपने दम पर लड़ती रहती हैं। और ये जो तरीका है, ये किसी भी ट्रेडिशनल आर्मी के स्ट्रक्चर से एकदम अलग है। एक आम सेना में अगर टॉप कमांडर मारा जाए तो पूरी सेना बिखर जाती है, लेकिन मोज़ेक डिफेंस को बनाया ही इसी दिन के लिए गया है कि बिना सेंट्रल कमांड के भी लंबे समय तक लड़ा जा सके। और इस डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी को असली ताकत कहाँ से मिलती है? ईरान के विशाल मिसाइल जखीरे से। 2026 की शुरुआत में ईरान के पास 2000 से भी ज्यादा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े और सबसे अलग अलग तरह के मिसाइल जखीरों में से एक है, जो उन्हें एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। और देखिए, ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उनके पास फतह सीरीज जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना तेज़ी से चल सकती हैं। और तो और वो डिकॉय स्वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक असली मिसाइल के साथ कई नकली मिसाइलें भेजना। इससे पैट्रियट जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर शुरू ही क्यों किया था? क्या उनके तर्क सही थे? यहाँ हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। दावा क्या था और हकीकत क्या निकली? अमेरिका ने कहा कि ये हमला ईरान को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन खुद पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि ईरान किसी हमले की तैयारी नहीं कर रहा था। परमाणु हथियार खत्म करने का दावा किया, लेकिन आईएईए ने कहा कि किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ ही नहीं। और शासन बदलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस हमले ने तो शायद ईरान के लोगों को और ज्यादा एकजुट कर दिया। और शायद
शायद सबसे बड़ी गलती थी टाइमिंग की। रमज़ान के पाक महीने में एक टॉप शिया धार्मिक लीडर की हत्या करना एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूल थी। जैसा कि एक अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई लेंट के दौरान पोप की हत्या कर दे। इस एक कदम ने ईरान के लोगों को सरकार के खिलाफ करने के बजाय एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो इस पूरे संघर्ष ने दुनिया को साफ साफ दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत जैसे देश बीच में हैं, जो दोनों तरफ से अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस जंग का मकसद था ईरान में सत्ता बदलना, लेकिन जिस तरह से ये पूरा खेल उल्टा पड़ता दिख रहा है, अब सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष के जो अनएक्सपेक्टेड परिणाम निकलेंगे, उसके बाद सत्ता परिवर्तन तेहरान में होगा या फिर